हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं VCNS की करंट अफेयर्स जो कि हमारी अगस्त मंथ की चल रही है। तो चलिए अभी हम लोग आगे यहाँ पे स्टार्ट करेंगे इन्वायरमेंट में देखेंगे कि हमारी आज की कौन कौन सी आर्टिकल है। तो फर्स्ट आर्टिकल है जिसमें कि देखेंगे इंडियाज़ अपडेटेड NDC। तो हमारा जो यहाँ पे नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन एक प्लान है, इनिशिएटिव है, तो उसमें अभी कुछ न्यू अपडेट किया गया है, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। देन यहाँ पे एक बिल आई है जो कि है एनर्जी कंजर्वेशन से रिलेटेड है। सो इस बिल में क्या क्या प्रोविज़न है एक हाईलाइट मैं प्रोवाइड कर दूंगी। बल्कि जब तक ये एक्ट नहीं बनता है तो ये बिल नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो आई विल ओनली डिस्कस अबाउट द प्रोविज़न। देन इथेनॉल ब्लेंडिंग विच इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल एंड ओशन थर्मल एनर्जी, तो इसके बारे में भी डिटेल देखेंगे और काफ़ी अच्छी आर्टिकल है ये। देन कोस्टल रीजन कंजर्वेशन, तो इसके बारे में भी हम लोग देखने वाले। देन अर्थ गंगा है, सो व्हाट इज़ दिस अनदर पॉइंट, अर्थ गंगा एंड न्यू रामसर साइट्स जो कि एड ऑन होते ही जा रहे हैं, तो उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और जितनी भी न्यूज़ शॉर्ट्स में है उसे भी हम लोग एक जगह कोलैब करके देख लेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक विच इज़ इंडियाज़ अपडेटेड NDC। सो वाई दिस इज़ इन न्यूज़, क्योंकि इंडिया अभी रिसेंटली अपनी जो अपडेशन है नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन को लेकर वो यहाँ पे सबमिट किया गया है। तो सबमिट हम लोग किसको करते हैं, ये नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस जो भी प्रोग्राम है, तो ये हम लोग यहाँ पे जो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन और क्लाइमेट चेंज है, जिसे मैं यूनाइटेड UNFCCC कहती हूँ, तो इसी में इन्होंने सबमिट किया है। आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पे पहले बता देना चाहती हूँ कि ये नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है क्या। तो ये जो पेरिस एग्रीमेंट है, जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था उसमें रिक्वेस्ट किया गया था कि हर एक कंट्री अपनी खुद की, यानी कि 2020 जो क्लाइमेट एक्शन है इसके बाद का जो भी उनका खुद का अपना एक आउटलाइन लाया गया, इट मीन्स कि कुछ गाइडलाइंस लाए गए कि कैसे वो क्लाइमेट चेंज जो आज के डेट में हो रहे हैं उसको टैकल करेंगे। तो पोस्ट 2020 जो क्लाइमेट एक्शन लिया गया उसी को यहाँ पे हर एक कंट्री अपनी तरीके से वो यहाँ पे फ्रेम कर रही है। तो उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे अपने कंट्री में जो फ्रेम किए हैं रूल्स रेगुलेशन, उसको हम लोग नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन कह रहे हैं। तो टुगेदर ये सारे जो क्लाइमेट एक्शन हैं, ये चीज़ें बस इसके अंदर एक मेन एजेंडा, मेन गोल इस नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन या फिर हर एक कंट्री अपने हिसाब से जो क्लाइमेट एक्शन को यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए बना रही है, तो उसके पीछे एक ही एजेंडा है कि यहाँ पे जो ग्लोबल टेम्परेचर है, ग्लोबल वार्मिंग जो है वो 2 डिग्री सेल्सियस से आगे ना बढ़ पाए। और प्रेफर यहाँ पे किया गया है कि हम लोग 2 डिग्री सेल्सियस ना मान के 1.5 डिग्री सेल्सियस इसको माने, ठीक है। और ये सबमिट किया जाएगा हर एक 5 साल में, वो भी यूनाइटेड नेशन FCCC सेक्रेटेरिएट में। फाइन, तो ये बातें तो यहाँ पे रही। उसके अलावा अगर हम लोग देखें तो ये और न्यूज़ में क्यों है, तो पहले क्या था कि ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट जो कि यहाँ पे हर एक कंट्रीज़ के द्वारा 26 जो कॉन्फ्रेंस अभी हुई थी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, उसमें ग्लासगो में हुआ था। तो ग्लासगो में ये जो क्लाइमेट पैक्ट है ये साइन किया गया। और साथ ही साथ यहाँ पे जो पेरिस है उसको रिक्वेस्ट किया गया कि फिर से रिविजिट करे और स्ट्रेंथन करे जो 2030 का टारगेट है अपने अपने NDC को अचीव करने का। तो ये जो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है, तो इसमें रखा गया है कि 2030 तक जो है वो इसको अचीव करना है। और हर एक कंट्री का यहाँ पे टारगेट है कि ऐसा काम करना है जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ना इंक्रीज़ हो। फाइन, तो जो अपडेटेड NDC है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बट पहले हम लोग इंडिया के NDC के बारे में समझते हैं। तो इंडिया का जो अपना पहला NDC है वो सबमिट किया गया था 2015 में, क्योंकि उस टाइम ही पेरिस जो पैक्ट था उस टाइम ही हुआ था, तो इसलिए हम लोग उस टाइम ही इसको सबमिट किए थे। और जो 2015 का NDC है इसमें 8 गोल्स रखा गया था। इसमें से 3 जो है वो क्वांटिटेटिव टारगेट है जिसको 2030 तक यहाँ पे हमें अचीव करना है। और अचीव कैसे करेंगे, तो हमें जो इमिशन है जैसे कि ग्लोबल गैसेस का, जो ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन है उसको हम लोग को रिड्यूस करना है। और जो नॉन फॉसिल फ्यूल का जो शेयर है इंस्टॉल इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी में उसको हम लोग को इंक्रीज़ करना है। साथ ही कुछ एडिशनल कार्बन सिंक हमें करनी है। कार्बन सिंक कहने का क्या मतलब है, कार्बन सिंक कहने का मतलब है कि एफोरेस्टेशन, कहने का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन सिंक करना है। तो किस में कार्बन सिंक होगा, क्या ग्लास में हो जाएगा क्या, नहीं, वो फॉरेस्ट में होगा। जितनी ज़्यादा हरियाली होगी हमारे देश में, हमारे एरिया में, उतना ज़्यादा आप देखो कि जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड है, जितनी भी जहरीली गैसेस हैं वो यहाँ पे सिक्वेस्ट्रेट हो जाता है, यानी कि यहाँ पे सिंक कर लिया जाता है फॉरेस्ट के द्वारा। तो इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि कार्बन सिंक पे भी हम लोग को ध्यान देना है। इट मीन्स कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को ट्री कवर और जो फॉरेस्ट कवर है वो इंक्रीज़ करना है। फाइन, तो यहाँ पे आप लोग देख लो कि इंडिया का अपडेटेड NDC क्या बोलता है।
तो इसमें ये कहा गया कि कुछ फ्रेमवर्क हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट किए कि इंडिया का ट्रांजिशन जो कि आज के डेट में हम लोग क्लीनर एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं फॉर द पीरियड जो कि 2021 से लेकर 2030 के बीच में है, ठीक है। तो ये 10 साल के बीच में जो भी हम लोग यहाँ पे प्लान करेंगे उसके लिए हम लोग यहाँ पे कुछ फ्रेमवर्क लेकर आए। ये जो न्यू एनडीसी है इसमें हम लोग 3 जो क्वांटिटेटिव टारगेट है उसमें से 2 को हमने अपडेट किया है, जो कि इमिशन इंटेंसिटी और जो नॉन फॉसिल फ्यूल का जो शेयर करना था, इन दोनों में हमने यहाँ पे अपडेट किया है। तो चलिए देख लेते हैं कि इंडिया का नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चंस पूछा जा चुका है। तो मैं यहाँ पे आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग इन सारे टॉपिक्स के बारे में अवेयर रहो, और ये एक ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू छोड़ दो, आपको बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया ये आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश में जो इतनी टेम्परेचर बढ़ रही है, तो वो बढ़ रही है तो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं। तो कहीं पे भी आपसे पूछा जाएगा तो आप एटलीस्ट ये बातें बता सकते हो कि हमारे देश के द्वारा क्या क्या काम किया गया। क्वांटिटेटिव टारगेट यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्या है कि इमिशन इंटेंसिटी जो है अपना जीडीपी का, उसको रिड्यूस करना है। तो पहले क्या था, पहले था कि 33 से 35% तक जो है चलो रिड्यूस कर देंगे। अब क्या है, अब यहाँ पे है कि बढ़ा दिया गया है कि नहीं 35 से अब 10% और इंक्रीज़ किया गया कि अब हम लोग 45% तक यहाँ पे रिड्यूस करेंगे जो इमिशन हो रहा है। प्रोग्रेस कितना है, तो एस्टिमेट है कि 28% तक अभी तक हमारा इमिशन रिड्यूस हो चुका है, ठीक है। तो 28% तक अभी हो गया है 2022 तक। तो इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि 2030 तक हम लोग अपनी टारगेट को बढ़ा देते तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिडक्शन कर पाएंगे। सेकेंड है कि इलेक्ट्रिक पावर इंस्टॉल जो कैपेसिटी है नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी रिसोर्सेज से, उसको यहाँ पे हम लोग देखेंगे जिससे कि ट्रांसफ़र हो सके टेक्नोलॉजी का और लो कॉस्ट इंटरनेशनल जो फाइनेंस है उसका। तो यहाँ पे क्या था कि 40% तक रखा गया था, लेकिन अब यहाँ पे 10% और इंक्रीज़ कर दिया गया जो कि है 50%। और ये कहा जा रहा है कि 2022 के जून एंड तक हमने 41.5% तक अचीव कर लिया। इट मीन्स कि नॉन फॉसिल फ्यूल्स का जो इस्तेमाल है इलेक्ट्रिसिटी में, ये जो हमारा पावर इंस्टॉल जो इलेक्ट्रिक पावर इंस्टॉल जो यहाँ पे, तो उसमें हमने 41% तक अचीव कर लिया है। थर्ड यहाँ पे कि हमें एडिशनल कार्बन सिंक करना है। इट मीन्स कि हमने यहाँ पे कितना एडिशनल फॉरेस्ट या ट्री कवर हमने कितना लाया। तो पहले कितना था 2.5 to 3 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमें यहाँ पे सिंक करना है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो अभी क्या है कि हमने इसमें चेंज नहीं किया, हमने इतने ही रखा है कि 2.5 से 3 बिलियन तक जो है हम लोग 3 बिलियन टन्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग सिंक करेंगे। तो सेम एज़ अर्लियर है, तो इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। तो ये हमारा 3 क्वांटिटेटिव टारगेट है जिसमें से हमने यहाँ पे 2 में कुछ चेंजेस किया है, ठीक है। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, यू शुड नो अबाउट दिस। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि प्रीवियस एनडीसी क्या था और अभी अपडेटेड में क्या क्या चेंज है। जो चेंज है वो मैं बता देती हूँ, जो चेंज नहीं है उसमें से प्रोविज़न आप लोग देख लो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि हेल्दी एंड सस्टेनेबल वे ऑफ लिविंग है। जब हमारी इन्वायरमेंट अच्छी होती है तो हम लोग यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से रहते हैं। सबसे बड़ा कष्ट एक ही होता है कि जब आप पेड़ काटते हो तो उसके बाद आप देखो कि जो हरियाली है, आप लोग देखो जब गांव साइड जाओगे ना, तो जहाँ पे भी फॉरेस्ट है, खेत है, वहाँ पे थोड़ी ठंड ज़्यादा होती है। इवन अब अभी के मौसम में अगर आप लोग देखोगे कि उस एरिया से अगर गुजरोगे तो काफ़ी ठंडी ठंडी मौसम टाइप की फ़ील होती है। लेकिन वही आप शहर में आ जाओ जहाँ पे पूरी डेंस फॉरेस्ट है, सॉरी डेंस फॉरेस्ट नहीं, डेंसिटी है, और वो भी हम लोग एकदम डेवलप कर चुके हैं, पूरी बिल्डिंग्स वगैरह है, कोई ट्री वगैरह नहीं है, तो इस एरिया में आपको उतनी ठंड नहीं लगेगी, गर्मी इवन ज़्यादा लगती है। ओके, तो यही बातें कहा गया है कि हमें हेल्दी और सस्टेनेबल वे ऑफ लिविंग यहाँ पे लेकर आना है, जो कि सबसे पहले कंजर्वेशन करके हमारा जो एक मॉडल होना चाहिए। लेकिन अभी क्या है कि हम लोग पहले था कि हेल्दी और सस्टेनेबल वे ऑफ लिविंग होना चाहिए, बट अभी हम लोग लाइफ पे फोकस करें। लाइफ स्टैंड फॉर लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। जैसा हमारा इन्वायरमेंट का लाइफस्टाइल रहेगा वैसे ही हमारी लाइफस्टाइल रहेगी, क्योंकि हमारी जो लाइफस्टाइल है वो बिल्कुल ही कनेक्टेड है किससे, इन्वायरमेंट की लाइफस्टाइल से। ओके, सेकेंड क्या है कि अडॉप्ट ए क्लाइमेट फ्रेंडली एंड ए क्लीनर पाथ। तो ये तो जैसा है वैसे ही हम इसे अभी आगे लेके चल रहे हैं। बेटर अडेप्ट टू क्लाइमेट चेंज, ये है नेक्स्ट। तो बेटर अडेप्ट हम लोग कैसे करेंगे क्लाइमेट चेंज को, तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा कि सबसे पहले जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है सेक्टर वाइज, उसे हम लोग को इन्हांस करना होगा, और वैसे सेक्टर में ज़्यादा हमें डेवलपमेंट करना होगा जो वल्नरेबल है क्लाइमेट चेंज को लेकर। पर्टिकुलरली आप देखो एग्रीकल्चर हो गया, वाटर रिसोर्स हो गए, हिमालय रीजन हो गया, कोस्टल रीजन हो गया, हेल्थ एंड डिजास्टर मैनेजमेंट रीजन हो गया। तो इन सब में हम लोग को बेटर अडेप्ट करना है। साथ ही अगर हम लोग देखें तो डोमेस्टिक और न्यू एडिशनल फंड जो है
उसको मोबिलाइज़ करना फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज़, जिससे कि हम लोग यहाँ पे जो मिटिगेशन है, एडेप्टेशन एक्शन है, उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। साथ ही यहाँ पे कैपेसिटी बिल्ड करना है, डोमेस्टिक फ्रेमवर्क को क्रिएट करना है, और इंटरनेशनल जो यहाँ पे आर्किटेक्चर है उसे हम लोग को बिल्ड करना होगा फॉर क्विक डिफ्यूजन, जो कि आप देख सकते हो कि क्लाइमेट टेक्नोलॉजी इंडिया में आज के डेट में बढ़ते ही जा रहा है। क्लाइमेट टेक्नोलॉजी कहने का मतलब है कि जो भी क्लाइमेट से रिलेटेड बातें होती है वो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा, आप देख सकते हो कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ही हम लोग इसमें काम कर पा रहे हैं। ठीक है, इट मीन्स कि क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उस फील्ड में रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी बढ़ती जा रही है। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो बढ़ रही है वो विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो इस पर भी फोकस किया जा रहा है। तो ये सारी बातें हैं यहाँ पे, और बेसिकली दीज आर द रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कि हमारे यहाँ पे NDC के अंदर आते हैं। अब देखिए जो न्यू कमिटमेंट लिया जा रहा है, इट मीन्स कि 2 यहाँ पे जो चीज़ें अपग्रेड की गई हैं, तो इसमें क्या क्या चैलेंजेस होगा। सबसे पहले हम लोग तो ये कह रहे हैं ना कि नॉन फॉसिल फ्यूल का हम लोग यहाँ पे पावर बेस्ड जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है उसमें हम लोग नॉन फॉसिल फ्यूल को और इंक्रीज़ करेंगे, इन्हांस करेंगे। तो देखिए ये थोड़ा संभव होने में प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारी जो पावर बेस्ड यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशंस जितनी भी कंपनी है उसमें आप देख सकते हो कि कोल डिपेंडेंसी है, हम लोग कोयले का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है हमें। साथ ही कॉन्स्टेंट है, जिस तरीके से हम लोग कह रहे हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी में शेयर इंक्रीज़ होने का, तो अगर हम लोग देखें तो हमारी जो रिन्यूएबल एनर्जी में शेयर है वो इंक्रीज़ हो रही है। रिन्यूएबल एनर्जी कहने का मतलब है कि जैसे आप देखो कि जो भी हमारे इन्वायरमेंट में रिन्यूएबल हो सकती है, जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे कुछ भी ख़त्म नहीं होने वाला, जैसे आप देख सकते हो कि पानी हो गया, हाइड्रो एनर्जी होंगे, और विंड है तो विंड एनर्जी हो गए, सोलर है तो सोलर एनर्जी हो गए, तो इन सब का इस्तेमाल करके हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। फाइन, तो इसमें थोड़ा सा अभी कांस्टेंट देखने को मिल रहा है। साथ ही यहाँ पे जो पंचमित्र कमिटमेंट है उसका डायलेशन का कहा जा रहा है। देखिए 2 प्रॉमिस जो है वो ग्लासगो में हमारे द्वारा किया गया था, जो कि अब ऑफिशियल टारगेट में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। जैसे कि ये कहा गया था कि 500 जो गीगावाट है नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी और इमिशंस होगा, एटलीस्ट 1 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। फिनेंशियल कांस्टेंट है, हमारे पास फंड की कमी है, तो लेट्स सी कैसे हम लोग यहाँ पे डेवलपमेंट कर सकते हैं। लैक ऑफ सेक्टर स्पेसिफिक मिटिगेशन है, इट मीन्स कि हर एक सेक्टर की अपनी अलग अलग प्रॉब्लम है। पावर जनरेशन सेक्टर की आप अलग देखते हो, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे जो जनरेशन है उसकी अलग है, इवन एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, सर्विस सेक्टर हो गया, तो सब में जो है आपकी रिक्वायरमेंट अलग अलग है। तो उस हिसाब से जो प्रॉब्लम अराइज हो रही है उसको कैसे टैकल किया जाएगा, ये भी एक चैलेंज है। फाइन, वे फॉरवर्ड देख लेते हैं। वे फॉरवर्ड में कहा जा रहा है कि हमें एक न्यू और एडिशनल फाइनेंशियल रिसोर्सेज यहाँ पे लाना होगा। साथ ही जो टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र है वो भी हम लोग डेवलप कंट्रीज़ के तहत करना हम लोग को चाहिए, ओके, करना होगा ही हम लोग को। साथ ही अगर देखें तो ग्रेजुअली जो कोल है उसको फेज आउट करना होगा बाय अर्ली रिटायरमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग जो कोल कैपेसिटी है। तो देखिए कोल का इस्तेमाल जो हम लोग करते हैं उससे बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है, यानी कि पॉल्यूशन वगैरह आपको देखने को मिलेगा कि बहुत ही ज़्यादा होती है, तो उसको भी हम लोग को टैकल करना होगा। साथ ही एक मिटिगेशन स्ट्रैटेजी भी डेवलप करनी होगी फॉर नेट ज़ीरो गोल, ओके। तो ये तो बात हुई। साथ ही इंसेंटिवाइज करना होगा जो डीकार्बनाइजेशन पे फोकस कर रहे हैं। इट मीन्स कि हम लोग मेनली फोकस कर रहे हैं कि सारे सेक्टर को जो है जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड आपका जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड हमारा जब इमिट हो रहा है तो उस पर हम लोग कंट्रोल कर सकें। तो डीकार्बनाइजेशन प्रोसेस पे भी, जैसे कि सीमेंट है, स्टील है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, तो इन सब इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में भी काफ़ी ज़्यादा इमिशन हो रहा है, तो इस पर भी टैकल करने की कोशिश की जाएगी। अब देखते हैं कि क्या क्या और एफर्ट्स लाया गया है। ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है यहाँ पे सिर्फ फ्रेमवर्क बना के छोड़ दिए, बहुत सारे एफर्ट्स भी अपने अपने लेवल पे यहाँ पे लाया जा रहा है, जिससे कि ये जो टारगेट हमने रखा है 2030 तक उसको मीट कर सके। तो सबसे पहली बातें कही जा रही है कि टैक्स कंसेशन और इंसेंटिव्स, जैसे कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स PLI देने की बात यहाँ पे सरकार के द्वारा दी गई है कि यहाँ पे जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा हमारे देश में, जो सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में आगे बढ़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर करेंगे, उस हिसाब से उनको जो है इंसेंटिव्स दिया जाएगा। इंसेंटिव्स कहने का मतलब है कि और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दिया जाएगा जिससे कि वो और आगे बढ़े, ठीक है। तो ये बातें कही गई है। साथ ही यहाँ पे नेट ज़ीरो का भी बात कहा जा रहा है कि नेट ज़ीरो टारगेट जो कि 2030 तक जो है वो यहाँ पे रखा गया है बाय इंडियन रेलवे। तो इंडियन रेलवे का भी यहाँ पे टारगेट आप देख सकते हो, जिससे ये कहा गया है कि जो इमिशन है वो 60 मिलियन टन्स तक रिड्यूस होगा एनुअली। उजाला है, उजाला कहने का मतलब है कि उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल LEDs फॉर ऑल स्कीम, तो ये भी है कि इमिशन को रिड्यूस करना है बाय 40 मिलियन टन्स एनुअली। उसके बाद है नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम है, देन नेशनल मिशन फॉर अ ग्रीन इंडिया है,
देन पॉलिसीज़ है फॉर स्केलिंग रिन्यूएबल एनर्जी, तो नेशनल विंड सोलर हाइब्रिड यहाँ पे आपका पॉलिसी है, नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी है, नेशनल ऑफशोर विंड एनर्जी पॉलिसी है, ग्रीन हाइड्रोजन है, ग्रीन एमोनिया पॉलिसी है। अदर स्कीम्स भी आप देखो, रूफ टॉप जो सोलर प्रोग्राम है कि हर कोई अपने घर पे एक सोलर पैनल लगा ले, और इस सोलर पैनल मीन्स दिन भर जो सूर्य की रोशनी से जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, रात भर उसी से आप लाइट वगैरह अपने घर पे लगाओ, ठीक है, कमर्शियल प्लेसेस में हो या घर पे हो। मेरे तो ऑफिस में आप देखोगे कि पूरा सोलर पैनल लगाया हुआ है, तो उससे काफ़ी अच्छे खासे जो है एनर्जी स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो वो हमारे ऑफिस में अगर लाइट ना भी हो ना, तो मुझे लगता है कि 2 दिन अच्छे खासे जो है वो स्टोर होते हैं, और 2 दिन पूरा ऑफिस का लोड वो झेल ही लेता है। तो यही चीज़ है कि कमर्शियल प्लेसेस हो या घर हो, तो इससे क्या होता है कि जो डिस्कॉम कंपनी है ना, उसके ऊपर जो लोड है, और आज के डेट में आप देखते हो काफ़ी बेचारा डेट में चल रहा है, कर्ज में है, और काफ़ी लो पॉइंट में भी है, तो उसको भी फ़ायदा हो पाएगा कि उस पर और ज़्यादा लोड ना हो। तो इस तरीके से घर पे भी लोग लगाते हैं कि रूफटॉप प्रोग्राम जो है इसके तहत, तो मैं भी अपने घर पे इसको इंस्टॉल की हूँ। तो 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है, बट उसके बाद आप देखो कि काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो इससे क्या है कि आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आपको कम मिलेगा, दोनों साइड से फ़ायदा है ना, आपको भी यहाँ पे फ़ायदा देखने को मिलेगा, साथ ही सरकार को भी फ़ायदा है, और साथ ही साथ यहाँ पे डिस्कॉम कंपनी को भी फ़ायदा है। तो ऐसा काम किया जा रहा है जिससे कि हर कुछ फ़ायदे में ही है, ओके। फिर फेम इंडिया स्कीम भी है, और देन यहाँ पे सतत है, कहने का मतलब है कि सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन, ओके। तो आप लोग ट्रांसपोर्टेशन में भी आज के डेट में देखते हो कि जो पेट्रोल और जो डीजल व्हीकल होते हैं, तो उसमें क्या है कि आप देखो कि काफ़ी ज़्यादा इमिशन होता है, ठीक है। लेकिन वही सीएनजी की तरफ हम लोग जो है टिल्ट हो रहे हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि वो एक फ्रेंडली भी है। अगर मैं ये कॉस्ट इफेक्टिव तो नहीं कहूँगी, क्योंकि आज की डेट में सीएनजी भी काफ़ी कॉस्टली होते जा रही है, ठीक है। कोई तो डिफरेंस ज़्यादा मुझे पेट्रोल और सीएनजी में सिर्फ 100 रुपीज़ का ही डिफरेंस दिख रहा है, तो क्या ही बोलूँ। अच्छा 100 तो ज़्यादा बोल दी मैं, 10-12 रुपीज़ का ही यहाँ पे डिफरेंस है कि नहीं। तो यही एक बात है। बाकी आप इमिशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो सीएनजी से इमिशन जो होते हैं वो इतना ज़्यादा खतरनाक नहीं है, जहरीले नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे जो अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन है उसकी तरफ यहाँ पे हम लोग मूव कर रहे हैं। सो दीज आर द स्कीम्स हैं जो कि इस टारगेट को अचीव करने के लिए यहाँ पे लाया जा रहा है। बाकी 26 जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की सबमिट हुई थी ग्लासगो में, उसमें हमारी क्या क्या कमिटमेंट थी इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग तो यहाँ पे हम लोग नहीं, बट मोदी जी की आवाज़ थी कि 2070 तक हमें नेट ज़ीरो का टारगेट यहाँ पे अचीव करना है। नेट ज़ीरो कहने का क्या मतलब है? देखिए, नेट ज़ीरो कहने का मतलब है कि कार्बन इमिशन ज़ीरो हो जाएगा क्या? नहीं, कार्बन इमिशन कभी हमारे धरती से ज़ीरो होगा ही नहीं, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हैं जिससे कि कार्बन इमिट होती ही है। बट हाँ, एक बैलेंस्ड हो जाएगा। जितना कार्बन इमिट हो रहा है तो उससे ये नहीं देखने को मिलेगा कि हमारे इन्वायरमेंट में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। ग्लोबल वार्मिंग नहीं बढ़ेगी, हमारे यहाँ जो है एक बैलेंस हो जाएगा। साथ ही जो नॉन फॉसिल फ्यूल का एनर्जी का जो इस्तेमाल है वो बढ़ जाएगा 2030 तक 500 गीगावाट तक। साथ ही 50% जो है हमारे एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो है रिन्यूएबल एनर्जी से, वो भी यहाँ पे पूरी हो जाएगी। साथ ही जो टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन इमिशन है बाय 1 मिलियन टन्स, वो भी यहाँ पे आपका रिड्यूस हो जाएगा। और साथ ही रिड्यूस हो जाएगा जो कार्बन इंटेंसिटी है यानी कि अपनी इकॉनमी का, तो ये भी आपका लेस देन अगर 45% है बाय 2030, तो ये भी आपका रिड्यूस हो जाना है। तो ये सारे टारगेट्स हमारे जो पंच मित्र हैं, तो इसको आप लोग ज़रूर नोट डाउन करके रखना, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेंस आंसर राइटिंग जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है फॉर बीपीएससी एंड यूपीएससी, उसमें आपको ये सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, तो आप लोग आंसर में इसको ज़रूर कोट कीजिएगा, ओके। साथ ही अगर हम लोग देखें सिग्निफिकेंस क्या है इंडिया के अपडेटेड एनटीसी को लेकर, तो सबसे पहले इंडिया का जो हेल्प होगा इससे इंडिया की कि लो इमिशन ग्रोथ हो, ठीक है। साथ ही हमारी कंट्रीब्यूशन भी होगी कि हाँ भाई, पूरे देश भर में जो जिस तरीके से ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ते जा रहे हैं उसको कम करने में हम लोग ने कुछ यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया। साथ ही क्या है कि हमारी डीकपलिंग होगी, यानी कि हमारी भी जो इकॉनमिक ग्रोथ है वो भी हमारी ग्रीन हाउस गैस इमिशन के कारण जो कहीं ना कहीं डाउन होता था, तो वो भी हमारी यहाँ पे अच्छी हो पाएगी। साथ ही साथ आप देखो कि ट्रांसलेट हो पाएगा जो पंच मित्र हैं, जो COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 में ये अनाउंस किया गया हमारे मोदी जी के द्वारा, तो इसको भी हम लोग पूरा कर पाएंगे अगर ऐसा कर लिए तो। साथ ही ओवरऑल जो इंक्रीज़ हो रहा है ग्रीन जॉब में, जैसे कि अगर रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हम लोग फोकस कर रहे हैं, तो ये ग्रीन जॉब है। जैसे कि ग्रीन जॉब कहने का मतलब है कि हरी भरी आपकी जॉब होगी क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। ग्रीन जॉब कहने का मतलब है क्योंकि हम लोग इसके क्लाइमेट से रिलेटेड है। साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हो कि रिन्यूएबल एनर्जी जो कि
और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीनरी ही फैलाएगी, क्लीन एनर्जी इंडस्ट्री हो पाएगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे जब सोलर पैनल अगर हम लोग यहाँ पे परचेज़ करते हैं तो ऑब्वियस है कि डिमांड बढ़ रही है कंज्यूमर की, तो यहाँ पे सरकार का क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको मैन्युफैक्चर करेंगे। मैन्युफैक्चर करने के लिए कौन मैन्युफैक्चर करेगा, तो ऑब्वियस है कि जो लोग हैं उनको यहाँ पे अपॉइंट किया जाएगा इंडस्ट्री में, फिर वो लोग यहाँ पे मिलकर यहाँ पे मैन्युफैक्चर करेंगे। तो इससे क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इंगेज हो पाएंगे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। इट मीन्स कि ग्रीन जॉब में वो यहाँ पे इंगेज हो पाएंगे। साथ ही एक स्टेप टुवर्ड्स होगा इंडिया के लॉन्ग टर्म गोल कि हम लोग यहाँ पे नेट ज़ीरो 2070 तक अचीव करें। ओके, तो ये तो सिग्निफिकेंस है। तो ये सारी बातें रही। इट मीन्स कि इंडिया की जो अपडेटेड एनडीसी है इसको हमने क्लियरली समझा, लेकिन इससे पहले हम लोग ने देखा कि एनडीसी है क्या, इससे हमारा क्या फ़ायदा होने वाला है। और आई होप कि आपको ये आर्टिकल पसंद आया होगा, क्योंकि इसमें ईच एंड एवरी पॉइंट को बहुत अच्छे से क्लियर कट यहाँ पे रखा गया है। फाइन, तो क्या अपडेटेड यहाँ पे फीचर्स वगैरह है और इससे पहले क्या क्या फीचर्स थे, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे क्लियर कर लिए। नेक्स्ट यहाँ पे है एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2022। तो ये अभी पास हुआ है लोकसभा से, तो इसके बारे में देखते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर है। तो यहाँ पे आप देखो न्यू बिल में प्रोविज़न क्या रखा गया है। प्रोविज़न रखा गया है कि मैंडेटिंग करना है जो नॉन फॉसिल जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी है उसी का यूज़ करना है। इट मीन्स कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये एम्पावर किया गया है कि वो स्पेसिफाई करे एटलीस्ट जो मिनिमम शेयर है नॉन फॉसिल सोर्सेज के कंजप्शंस का, जैसे कि ग्रीन हाइड्रोजन हो गया, ग्रीन एमोनिया है, बायोमास है, इथेनॉल है फॉर एनर्जी एंड फीड स्टॉक। तो इन सब के लिए अगर हम लोग यूज़ करें तो इसको स्पेसिफाई करना होगा। साथ ही आप देखो कि इसको भी मैंडेटरी किया गया है फॉर इंडस्ट्रीज़ के लिए और ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए, कमर्शियल बिल्डिंग के लिए। साथ ही कार्बन मार्केट इस्टेब्लिश करने की बात की जा रही है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उनको एम्पावर किया गया है कि वो एक कार्बन क्रेडिट जो ट्रेडिंग स्कीम्स है उसको स्पेसिफाई करेंगे कार्बन इमिशन को रिड्यूस करने के लिए। और सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर किसी और जो ऑथराइज्ड एजेंसी है उनके द्वारा अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे इशू किया जाएगा कार्बन रजिस्टर्ड, जो कि इस स्कीम के तहत है। यानी कि कार्बन मार्केट होगी तो कार्बन रजिस्टर्ड भी किया जाएगा कि कितनी सेक्टर्स, कौन कौन सी सेक्टर्स कितना कार्बन इमिट कर रही है। साथ ही सब्स्टिट्यूशन होगा जो एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड्स का यहाँ पे जो टर्म है वो एनर्जी कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल बिल्डिंग कोड्स के साथ यहाँ पे इसको और इस टर्म को चेंज किया जा रहा है। साथ ही जो लार्ज रेसिडेंशियल बिल्डिंग है एनर्जी कंजर्वेशन रिजिम में उसको भी इंक्लूड किया जाएगा। और कुछ व्हीकल्स और वेजल्स के लिए भी यहाँ पे एक स्टैंडर्ड्स रखा जाएगा। साथ ही जो पेनाल्टी प्रोविजंस है वो भी अमेंड किया जाएगा, तो मुझे लगता है पेनाल्टी बढ़ाई जाएगी। साथ ही यहाँ पे जो रेगुलेटरी पावर है यहाँ हमारी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशंस की, तो उसको भी यहाँ पे देखा जाएगा कि देखिए स्टेट इलेक्ट्रिसिटी जो रेगुलेटरी कमीशन से उनको एम्पावर किया जाएगा कि वो यहाँ पे रेगुलेशन बनाए जिससे कि जो भी फंक्शंस है वो स्मूथली यहाँ पे चले, है कि नहीं। साथ ही जो गवर्निंग काउंसिल है BEE का उसको एक्सपेंड करना है। स्टेट गवर्नमेंट को भी यहाँ पे एम्पावर किया गया है कि आप फीस वगैरह लिवाई कर सकते हैं, वो सारी सर्विसेज जो कि डेजिग्नेटेड एजेंसी से यहाँ पे आपका रेंडर किया गया है। ओके, अदर प्रोविज़न ये है कि यहाँ पे स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कंजर्वेशन फंड यहाँ पे हर एक स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाएगा जिससे कि जो एफिशिएंट यूज़ हो एनर्जी का उसको प्रमोट किया जा सके और कंजर्वेशन पे भी यहाँ पे फोकस किया जा सके। साथ ही प्रोहिबिशन किया जाएगा कि अगर कोई भी डिसेप्टिव नेम्स वगैरह का यूज़ करते हैं ब्यूरो के नाम पे तो वो सारी चीज़ें नहीं होगी। डेजिग्नेटेड एजेंसीज़ वगैरह हैं जो कि बजट वगैरह प्रिपेयर करेंगे। फाइन, तो ये सारी बातें यहाँ पे कही गई है, तो इसको ध्यान रखना है। इसके साथ ही आप देखो बहुत सारे कंसर्न है इस बिल से रिलेटेड, तो वो सारे देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। फाइन, सो लेट इट बी, क्योंकि ये आर्टिकल हम लोग तभी डिस्कस करेंगे जब ये बिल हमारा एक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उन सारी चीज़ों पे कभी टाइम वेस्ट मत कीजिए जिससे आपके किसी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं इथेनॉल ब्लेंडिंग जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम लोग अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर के द्वारा रिसेंटली ये कहा गया है कि जो 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग हमने अचीव किया है पेट्रोल के साथ, और जो शेड्यूल था उससे पहले, इट मीन्स कि हमारा जो 2022 तक का शेड्यूल था कि हम लोग यहाँ पे अचीव कर लेंगे 10% जो ब्लेंडिंग है, तो वो हमने अचीव कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है कि 2025 तक 20% ब्लेंडिंग हम लोग को यहाँ पे रखना है। तो इथेनॉल ब्लेंडिंग कहने का क्या मतलब है? इथेनॉल जिसे इथाइल अल्कोहल कहा जाता है, ये एक बायोफ्यूल है, ठीक है। ये कैसे फॉर्म होता है? तो शुगर कैसे फॉर्म होता है? चीनी, तो शुगर केन से या अदर ऑर्गेनिक मैटर से, जैसे कि फूड ग्रेन्स वगैरह है, तो उससे भी यहाँ पे शुगर यहाँ पे आपका बनाया जाता है। तो शुगर से फिर हम लोग यहाँ पे फर्मेंटेशन करते हैं तो उससे इथेनॉल बनता है। तो ये एक बायो हो गया ना, बायो इथेनॉल।
साथ ही हमारा जो इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम है वो आज से नहीं 2003 से चल रहा है, और एम था कि पहले 9 स्टेट और 4 यूनियन टेरिटरीज़ में 5% इथेनॉल ब्लेंडिंग करनी है पेट्रोल के साथ। उसके बाद इसी को देखते हुए कि हाँ ये काम अच्छा हो रहा है, तो इसमें हमने क्या किया कि चलो नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स लेकर आए 2018 में, जिसमें ये कहे कि 20% जो इथेनॉल ब्लेंडिंग है हमें 2030 तक करना है। बट हमने टारगेट तो सेट कर दिया प्रोफेशनल लेवल पर, लेकिन टारगेट को सेट करने से क्या होता है कि उससे पहले हम लोग को माइंड में टारगेट रखना होता है, तभी हम लोग 2030 तक फुल फ्लेजेड वहाँ तक पहुँच पाएंगे। तो 2030 तक हमने रखा, लेकिन अब इसको प्रीपोन कर दिया गया 2025 तक कि नहीं 5 साल हम लोग इसको घटाते हैं, और हम लोग 5 साल पहले ही जो है यहाँ पे क्या करेंगे 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग करेंगे। और 2018 में क्या हुआ कि सेंटर के द्वारा लॉन्च किया गया प्रधानमंत्री G1 यानी कि जैव ईंधन, ओके हिंदी में है ये। तो इसमें क्या है कि फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा जो इंटीग्रेटेड बायो इथेनॉल प्रोजेक्ट वगैरह है। साथ ही डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि उनको नोडल डिपार्टमेंट बनाया गया है फ्यूल ग्रेड इथेनॉल जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके प्रमोशन के लिए, ओके। लेकिन देखिए जो इथेनॉल ब्लेंडिंग है इसमें कहीं ना कहीं एक चैलेंजेस भी है, जो हम लोग अभी टारगेट अचीव की है लेकिन चैलेंजेस है। चैलेंजेस क्या है? चैलेंजेस है कि फूड एंड वाटर सिक्योरिटी। शुगर केन एक वाटर इंटेंसिव क्रॉप है। आपको पता है कि शुगर केन उगाने में इस क्रॉप को पूरी तरीके से फसल को बहुत ही ज़्यादा इसमें पानी की ज़रूरत होती है। तो हमारे यहाँ आपको पता है कि वैसे भी वाटर टेबल बहुत ही ज़्यादा डाउन होते जा रहा है और वेस्टेज ऑफ वाटर हमारे यहाँ वैसे भी भर भर के होते हैं। तो अगर हम लोग इसकी कल्टीवेशन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करते हैं तो इससे क्या होगा कि जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर है वो डिप्लीट होगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम लोग को बायो इथेनॉल पे फोकस करना है, इथेनॉल ब्लेंडिंग पे फोकस करना है, तो ऑब्वियस है इथेनॉल चाहिए, इथेनॉल चाहिए तो शुगर चाहिए, शुगर चाहिए तो शुगर केन चाहिए। तो इसके लिए किसान भाई क्या करेंगे कि वो अंडरग्राउंड वाटर को डिप्लीट करेंगे, है कि नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे। उसके बाद आप देखो कि कंपैटिबल व्हीकल्स यानी कि नो सफिशिएंट चेंज जो है वो ज़रूरत है 10% मिक्सिंग के लिए, बट इंजन्स और जो कंपोनेंट है इसको यहाँ पे टेस्ट करना होगा और कैलिब्रेटेड विथ E20 एज फ्यूल, क्योंकि 20% ब्लेंड कर देंगे तो इससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। साथ ही अगर हम लोग देखें तो डिलेड होगा इन्वायरमेंटल क्लियरेंस। तो एक ये भी प्रॉब्लम है कि EC मिलने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। कुछ कंपनीज़ है जो कि EC लेना चाहती है कि क्या वो यहाँ पे इस तरीके का काम करना है तो कर सकते हैं कि नहीं। तो इथेनॉल प्रोडक्शन प्लांट वगैरह या फिर डिस्टिलरीज वगैरह जो है ये रेड कैटेगरी के अंदर आती है, तो इसके लिए इन्वायरमेंटल क्लियरेंस मिलने में काफ़ी टाइम लग जाता है। साथ ही मीटिंग जो कार्बन इमिशन टारगेट है उसको मीट करना भी एक इशू है, यानी कि नेट जो कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन बेनिफिट है ये डिपेंड करता है कि कितना हम लोग ने इथेनॉल बनाया, यानी कि कितना हमने पानी खर्चा किया, उस पर डिपेंड करता है कि हम लोग ने कितना ज़्यादा इथेनॉल ब्लेंड किया। अदर इश्यूज़ है वेदर रिलेटेड इश्यूज़ भी हैं। समटाइम्स आप देखते हो फ्लड लाइक सिचुएशंस आ जाता है, उसके बाद ड्रॉट लाइक भी सिचुएशंस अराइज हो जाती है। तो इसके कारण हमारी जो क्रॉप्स है और जो प्राइस है फीड स्टॉक का और इथेनॉल का ये भी डिपेंड करता है, ये भी एक प्रॉब्लम है। साथ ही ट्रांसपोर्ट ऑफ इथेनॉल भी यहाँ पे प्रॉब्लम है कि डिफरेंट प्लेसेस में हम लोग जो है यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करेंगे इथेनॉल का, जिससे कि ब्लेंडिंग वगैरह कर सके। तो इससे जो कॉस्ट होगा लॉजिस्टिक का वो यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है और अल्टीमेटली आप देखो कि इसका प्राइस भी इंक्रीज़ हो जाएगा। एक्स्ट्रा स्टोरेज टैंक की हम लोग को ज़रूरत है। येस, इथेनॉल को स्टोर करने के लिए हमें टैंक वगैरह की ज़रूरत है। साथ ही अगर हम लोग देखें तो ये सारी परेशानियाँ बताई जा रही हैं। वही अहेड में हमें बताया जा रहा है कि हम लोग को शुगर केन का ऑल्टरनेटिव ढूंढना होगा, क्योंकि शुगर केन पे डिपेंड होकर अगर हम लोग इथेनॉल ब्लेंडिंग को बढ़ाएं और इथेनॉल ब्लेंडिंग पे फोकस करें तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए ही नुकसान होगा। इन्वेस्टमेंट करना होगा जिससे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट को हम लोग प्रमोट कर सके फॉर इनोवेशन, वो भी थ्रू 2G बायोफ्यूल टेक्नोलॉजी में। साथ ही जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है उसको भी रिड्यूस करना होगा, तो एफर्ट्स वगैरह लगाने की ज़रूरत है जिससे कि हम लोग इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर सके। साथ ही साथ हम लोग को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है, तो इथेनॉल कंप्लाइंट करना होगा डिस्पेंसिंग यूनिट्स को लेकर, तो ये भी ज़रूरत है। और एक्स्ट्रा स्टोरेज टैंक्स वगैरह हमें यहाँ पे डेवलप करना होगा फॉर इथेनॉल। साथ ही सिंगल जो विंडो क्लियरेंस है इसे हमें रखने की ज़रूरत है। तो जैसे आप देख सकते हो कि सिंगल विंडो क्लियरेंस जो है वो चीज़ें आपको हर एक डिपार्टमेंट में देखने को मिलेगा। ये अभी स्टार्ट हुआ है, जिससे कि जो क्लियरेंस लेना होता है वो सारी जगह घूमते हैं लोग, अलग अलग ऑफिस में घूमते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में घूमना पड़ता है। तो सारा काम एक टॉपिक से रिलेटेड, जैसे इथेनॉल अगर प्रोडक्शन से रिलेटेड है तो उससे रिलेटेड सारा काम, सारा क्लियरेंस एक ही विंडो से मिल सके, एक ही जगह से मिल सके। ओके, प्राइस इंसेंटिव्स देने की ज़रूरत है। जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, तो इसके लिए प्राइस जो है जितना ज़्यादा जो कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रही है
ये सेल कर रही है तो उनको इंसेंटिवाइज़ भी करना चाहिए, साथ ही कंज्यूमर को भी इंसेंटिवाइज़ करना चाहिए। इथेनॉल ब्लेंड्स जो है उसको यहाँ पे टैक्स बेनिफिट के साथ प्रोवाइड करना चाहिए। साथ ही अवेयरनेस जनरेशन, इट मीन्स कि आप देखो कि एजुकेशनल कैंपेन लगाने की ज़रूरत है सरकार के द्वारा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है यहाँ पे अवेयरनेस बढ़ सके। कंक्लूजन में कहा जा रहा है कि जो डोमेस्टिक बायोफ्यूल्स है ये एक स्ट्रैटेजिक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। साथ ही यहाँ पे आप देखो कि जो नेशन का डिपेंडेंस है उस चीज़ों को भी कम करना होगा, क्योंकि हम लोग फॉसिल फ्यूल्स को इंपोर्ट करते हैं तो उसे देशों से अपने देश में मंगवाते हैं। जब यूटिलाइजेशन हमें अप्रोप्रिएट केयर के साथ करना होगा तो बायोफ्यूल जो है ये सस्टेनेबल एनर्जी सोर्सेज बन जाएगा। इससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, फार्मर्स की इनकम भी यहाँ पे डबल हो पाएगी और स्वच्छ भारत की तरफ हम लोग बढ़ भी पाएंगे और हमारा वेस्ट टू वेल्थ का जो जनरेशन्स है वो भी प्रमोट हो पाएगा। ओके, तो ये तो कंक्लूजन रहा। बट बायोफ्यूल्स का आप जनरेशन देख सकते हो, 4th जनरेशन आ चुका है। फर्स्ट जनरेशन में बात किया गया है बायोमास, इट मीन्स कि ये है आपका यहाँ पे शुगर बीट, शुगर केन, व्हीट एंड कॉर्न है। सेकेंड जनरेशन में नॉन एडिबल बायोमास है, जिसमें कि आपका वुड, स्ट्रॉ, ग्रास, वेस्ट है। थर्ड जनरेशन में यहाँ पे एल्गल बायोमास है, जिसमें कि माइक्रो और मैक्रो एल्गल है, साथ ही एल्गी है। साथ ही फोर्थ जनरेशन में यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो पायरोलिसिस है, सोलर टू फ्यूल, इंजीनियर्ड एल्गी है, गैसिफिकेशंस है। तो ये सब यहाँ पे प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग जो है हर एक जनरेशन्स में देख रहे हैं कि किस तरीके से काम कर रहे हैं। फैक्टर्स देख लेते हैं क्या क्या है जिसके तहत हम लोग यहाँ पे इथेनॉल को यूज़ कर सके। तो डिमांड इनरिचमेंट करना है, यानी कि गवर्नमेंट यहाँ पे मैंडेट कर सकती है कि मिनिमम परसेंटेज जो है वो ब्लेंड करे इथेनॉल का विद गैसोलीन फ्यूल के साथ। साथ ही सप्लाई इनरिचमेंट करना होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग जो है यहाँ पे सप्लाई करें डिफरेंट फीड स्टॉक्स के साथ। साथ ही साथ इंसेंटिव्स देने की ज़रूरत है। अगर हम लोग यहाँ पे हायर इथेनॉल ब्लेंड्स यहाँ पे इसको यूज़ करें तो इसको प्रमोट भी करना होगा, टैक्स रिलीफ वगैरह भी देने की ज़रूरत है, जिससे कि हम लोग E20 या फिर E85 है इसके साथ कंपैटिबल हो सके। और व्हीकल्स सबको भी यहाँ पे जो व्हीकल्स के प्रोडक्शंस की जो कंपनी है उनको भी इंसेंटिवाइज़ करने की ज़रूरत है। साथ ही सिग्निफिकेंस क्या होगा, इतना ज़्यादा हम लोग जब फोकस कर रहे हैं और इतना ज़्यादा हम लोग टारगेट से डेट से पहले ही हम लोग टारगेट अचीव कर रहे हैं, तो इससे क्या फ़ायदा है, इससे फ़ायदा है कि जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी है वो कम हो पाएगा। 98% जो फ्यूल रिक्वायरमेंट होती है रोड ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में वो आज के डेट में फॉसिल फ्यूल से ही हमारी यहाँ पे ज़रूरत पूरी हो रही है। तो इससे क्या होगा कि अगर हम लोग यहाँ पे पेट्रोल के साथ ही इथेनॉल को ब्लेंड कर दें तो हम लोग को बाहर से यहाँ पे मंगवाना ही नहीं होगा। साथ ही जो इमिशन हो रहा है ग्रीन हाउस गैसेस का ये भी कम हो जाएगा। इथेनॉल ब्लेंडेड जो पेट्रोल है वो यहाँ पे इमिशन वगैरह को भी डिक्रीज़ कर देंगे, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड है, हाइड्रोकार्बन है। साथ ही जो फार्मर्स की इनकम है वो भी इन्हेंस हो पाएगी। तो देखिए यहाँ पे एक ऑल्टरनेटिव यहाँ पे मिल जाएगा किसान भाई को कि वो शुगर केन को भी यहाँ पे इसकी फसलें भी लगाए, जिससे कि यहाँ पे उनको ज़्यादा से ज़्यादा इनकम मिल सके उनके प्रोडक्शन में। साथ ही फूड वेस्टेज भी यहाँ पे कम हो पाएगा। जो सरप्लस और जो डैमेज राइस होंगे उनको भी यहाँ पे FCI के द्वारा क्या किया जाएगा कि इथेनॉल प्रोड्यूस करने में लगा दिया जाएगा। तो ये देखते हो कि राइस वगैरह की जो प्रोडक्शन है वो हमारे देश में सबसे ज़्यादा होती है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे उसको इथेनॉल प्रोडक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। तो डैमेज भी कम होगा, साथ ही जो फूड वेस्टेज होती है वो भी कम हो पाएगी। ऑल्टरनेटिव देखिए अगर इथेनॉल का क्या है एज ए क्लीन फ्यूल, तो मिथेनॉल है, यानी कि ब्लेंडिंग करना होगा 15% मिथेनॉल को गैसोलीन में, जिससे कि एटलीस्ट 15% रिडक्शन हो पाएगा। साथ ही ब्यूटाइल अल्कोहल है या फिर ब्यूटेनॉल है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी होता है एज़ कंपैरिजन टू इथेनॉल। ये इजी है, इसको हैंडल करना इजी है और इसको हम लोग ब्लेंड भी कर सकते हैं विद गैसोलीन। और बट अगर हम लोग इसको प्रोड्यूस करेंगे तो ये ज़्यादा से ज़्यादा ये कॉस्टली हो पाएगा। हाइड्रोजन की बात करें तो ये वन ऑफ द क्लीनेस्ट फ्यूल है, जो कि एयर विच ऑन बीइंग बर्नड इन एयर प्रोड्यूसेस ओनली वाटर। तो H2O होता है, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा वाटर ही ये आपका बनता है। साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के द्वारा एक नेशनल हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया गया है, जो कि फर्स्ट साइंटिफिक प्रोजेक्ट है इंडिया में, जिसमें सारे एस्पेक्ट जो है हाइड्रोजन बेस्ड मोबिलिटी की, तो उसको यहाँ पे सारे एस्पेक्ट को यहाँ पे एड्रेस किया जाएगा। ठीक है, तो गाइस दिस इज़ ऑल अबाउट इथेनॉल ब्लेंडिंग। आई होप यू लाइक दिस लेक्चर, दिस लेसन, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी एज वेल एज मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ओके, सो यहाँ पे हमने काफ़ी एस्पेक्ट को यहाँ पे डिस्कस किया कि इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम इंडिया में है क्या, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, कहाँ चैलेंजेस आ रहे हैं, कौन कौन सी फैक्टर्स है जिसके कारण हम लोग प्रोडक्शन देख रहे हैं, एंड बायोफ्यूल की हर एक जनरेशन्स को हमने डिस्कस किया, वे अहेड को, एंड ब्यूटीफुल एंड फैंटेस्टिक कंक्लूजन, ओके, ऑप्टिमिस्टिक कंक्लूजन। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये लेसन अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि डेली बेसिस पे आपको यहाँ पे लेसन देखने को मिलेगा। तो विजन IAS की मंथली मैगजीन को यहाँ पे कंप्लीट करने के लिए आप लोग हमारे चैनल के साथ सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हो। और साथ ही साथ आंसर राइटिंग प्रोग्राम के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो ईमेल आईडी है वहाँ पे मेल कर अपनी जो भी यहाँ पे क्वेरीज है वो कंप्लीट कर सकते हो, पूछ सकते हो। उसके बाद
हम लोग मिलते हैं कल इसी टाइम पे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।